दोस्तों नमस्कार। 9 बरस पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मेरा देश बदल रहा है। और 2024 में चुनाव परिणाम आने के बाद उन्होंने खुले तौर पर कहा, मेरा भारत बदल चुका है। 9 बरस हो गए इस कथन को कहे हुए, जब उन्होंने कहा था मेरा देश बदल रहा है। उस वक्त इस देश के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कैसे बदल रहा है यह देश। 2014-15 में भारत का बजट तकरीबन 13-14 लाख करोड़ के लगभग था, जो आज बढ़ते बढ़ते 50 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। जाहिर है उस वक्त की इकोनॉमी से इस वक्त की इकोनॉमी का अंतर बहुत बड़ा है, कहें तो कई गुना ज्यादा है। यकीनी तौर पर भारत तो बदल चुका है। जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया था। वो निर्णय लिया गया कि इससे पहले कैबिनेट जो भी निर्णय लेती है, और अगर वो निर्णय इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मामला जो इससे पहले हर सरकारों में पर्यावरण मंत्रालय के पास जाता था, यानी कोई सीमेंट का प्रोजेक्ट हो, कोई सड़क का प्रोजेक्ट हो, कोई पर्वतमाला से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट हो, कोई इस देश के भीतर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो जो इस देश के जंगल को, जमीन को, पहाड़ को, पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, इसके लिए कैबिनेट के डिसीजन के बाद पर्यावरण मंत्रालय अपना एनओसी देता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही सबसे पहले एक काम किया। उन्होंने कहा कि अब कोई रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय नहीं जाएगी, बाकायदा पर्यावरण मंत्री कैबिनेट की बैठक में बैठेंगे और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बहुमत के साथ पास होगा। यानी अगर 7 या 8 मंत्रियों की मौजूदगी है और उसमें यह निर्णय ले लिया गया कि 4 धाम यात्रा बनेगी, सड़कें बिछेंगी, तो एक झटके में वहां पर बैठे अगर 4 मंत्रियों ने कहा बिल्कुल सही, तो पर्यावरण मंत्री चाहे नाना कहें लेकिन उनकी बात अनसुनी हो जाएगी, क्योंकि बहुमत का राज है। यानी पर्यावरण मंत्रालय उस कैबिनेट बैठक का हिस्सा हो गया जिस बैठक के भीतर इस देश की फाइनेंस सिचुएशन, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा, इस देश के भीतर राजनीतिक तौर पर निर्णय लिए जाने वालों की सोच, सब कुछ शामिल था और पर्यावरण भी उसी कतार में आकर खड़ा हो गया। उस वक्त इस देश के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हुआ करते थे। आज तो कौन है, लोग उन्हें खोजते हैं। हालांकि भूपेंद्र यादव हैं, खोजते इसलिए हैं क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि पर्यावरण मंत्रालय का कोई काम भी होता है। तो उस दौर और इस दौर में व्यापक परिवर्तन तो आ गया, लेकिन बात यहां रुकती नहीं है। उसके बाद से कैबिनेट ने इस देश के भीतर लगभग 79 ऐसे प्रोजेक्ट पर सहमति दी जो इस देश के पर्यावरण से सीधे जुड़े हुए हैं, जो इस देश के माइनिंग से यानी खनन से, इस देश के जंगल यानी फॉरेस्ट से, इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जिसका प्रभाव इस देश के वातावरण पर पड़ता हो, सबसे जुड़े हुए हैं। और शायद इसीलिए बीते 10-11 वर्षों में इस देश में जो रवानगी लूट की आई, वो बड़ी जबरदस्त हो गई। ऐसा नहीं है इससे पहले लूट नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी। क्योंकि याद कीजिए अरावली का संकट और गुड़गांव का विस्तार, उस दौर में तो हुड्डा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब अरावलियों की जमीन पर कब्जा हो रहा था बिल्डर्स का, तो उस वक्त तो गहलोत भी मुख्यमंत्री थे। इस देश के भीतर कितने घोटाले, कितनी लूट, कितनी रकम हो गई, अगर उसको जोड़ना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आज की तारीख में जो भारत का बजट 48 से 50 लाख करोड़ का होता है, वह भी इस घोटाले की रकम में समा जाए। समा इसलिए जाए क्योंकि उसी रकम से तो इस देश में राजनीति होती है, सरकारें बनती है, सरकारें गिराई जाती है। और ये घोटाले की रकम का मतलब होता क्या है? इस वक्त दिल्ली परेशान है अरावली पहाड़ियों को लेकर, और अरावली की पहाड़ियों की जमीन कितने मायने में किस तर्ज पर बिकी, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो आंकड़े दिए गए वो बताए गए कि दरअसल उस जमीन की खरीद फरोख्त में लगभग 2.5 लाख करोड़ का मुनाफा
वह लोग कमा ले गए जिन्होंने वहां की जमीन को बेचा और उसके बाद वहां पर कोई बड़ी कंपनी आ गई, कोई बड़ा व्यक्ति आ गया जिसने अपना फार्म हाउस बना लिया। ये सारे आंकड़े सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर रखे हुए हैं, लेकिन बात इससे संभलती नहीं है। इस देश के भीतर तो पर्यावरण से खिलवाड़ तो एक वक्त कमलनाथ ने भी किया था। जी, वही कमलनाथ जो कांग्रेस के नेता। उन्होंने अपने प्राइवेट होटल के लिए हिमाचल प्रदेश में नदी को ही मोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद जब मौजूदा परिस्थिति में हम खड़े हैं तो एक क्षण के लिए यह भी सोचिए, जब चार धाम यात्रा को लेकर सड़कों का निर्माण शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा बीजेपी के पूर्व नेता मंत्री मुरली मनोहर जोशी और गोविंदाचार्य ने ठकठकाया भी, और 109 लोगों के हस्ताक्षर किए जो इस देश के जाने माने लोग हैं। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा, आप चार धाम को रुकवाइए, यहां जो सड़कें बन रही है, जो पहाड़ों को छीला जा रहा है, वो इतना ज्यादा है कि ऐसे में तो हिमालय भी नहीं बचेगा। एक बार नहीं, 2 बार पत्र लिखे गए। सरसंघचालक के सामने मुरली मनोहर जोशी ने पूरी प्रोजेक्ट रख दी और बताया कि देखिए यह मुनाफे का खेल कैसे एक पॉलिटिकल नेक्सस के तहत खेला जाता है। हमारी टीम ने इस पर काम करना शुरू किया और हमारी टीम ने जब आंकड़े जुटाए तो वो हैरान करने वाले इसलिए क्योंकि सरकार किसी की भी रहे, इस देश की राजनीति और सियासत तो इस लूट और घोटाले से ही चलती है, जहां पर पहाड़ों को छील दिया जाए, जंगल साफ कर दिए जाए और जितनी बड़ी तादाद में लूट मिनरल्स की होती है, जंगलों में पेड़ों की होती है और जो पूरा टिम्बर मार्केट है उसने बीते 10 से 11 वर्षों में ना जाने कितने लाख करोड़ बनाए होंगे। लेकिन एक आंकड़ा यह भी कहता है कि तकरीबन 5 लाख करोड़ का खेल बीते 11 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ जंगल काटने को लेकर हो गया। बात इससे आगे की है क्योंकि आपके जहन में याद होगा, कर्नाटक में बेल्लारी और बेल्लारी में रेड्डी ब्रदर्स, अदालतों में मामला पहुंचा, लोकायुक्त ने फैसला दिया, अदालत में मामला पहुंचा, उस समय यह 884 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1 लाख करोड़ भी पार कर गया। यानी इतनी बड़ी लूट उस दौर में सिर्फ मिनरल्स के नाम पर हो रही थी। जिस चारधाम यात्रा का हम जिक्र कर रहे हैं, 50,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए, जिसमें देवदार और ओक के भी पेड़ थे। 600 से 700 हेक्टेयर जमीन पूरे तरीके से समतल बना दी गई और जो पहाड़ छांटे गए, सड़क बनाई गई, प्राकृतिक पानी का प्रवाह रोक दिया गया। विकास के नाम पर जो विनाश यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के नाम पर हुआ, इसका आकलन माफियाओं की जेब में तकरीबन 2 लाख करोड़ का लाभ पहुंचा गया। बस्तर के जंगलों को किसने तबाह किया, किस वक्त की कौन सी सरकार थी, कौन सा नेता था, कौन सी मंत्री थे, कॉरपोरेट माइनिंग यहां पर 70,000 80,000 करोड़ का खेल कैसे हुआ, यह भी मामला अदालत में ही पहुंचा। बात आई गई हो गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और चंद्रपुर के इलाके में इस देश के टॉप मोस्ट कॉरपोरेट के इंडस्ट्रीज वहां पर चलती है और उसमें बड़ी इंडस्ट्री सीमेंट की है, बड़ी इंडस्ट्री माइनिंग के जरिए है। वहां पर जो कुछ भी निकाला जाता है उसमें जो मिनरल्स हैं वो कॉपर है, वो लीड जिंक है, वो ग्रेनाइट है, वो रॉक फॉस्फेट है, ये तमाम चीजें निकाली जाती हैं। और ये सारी चीजें वहां पर निकलते निकलते जानकारी आती है कि तकरीबन 2.5 से 3.25 लाख करोड़ का खेल यहां पर सिर्फ इन 2 जिलों में हुआ है। यानी विदर्भ के चंद्रपुर और गढ़चिरौली की यह लूट का एक टेंटेटिव हिस्सा है जो कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट के भीतर आंकड़ों के जरिए रखा गया। अरावली से पहले हमें लगता है बहुत चीजों का जिक्र आज करना होगा, क्योंकि हम इस फहरिस्त में पहुंचे कि इस देश के भीतर जितनी बड़ी तादाद में माइनिंग को लेकर लूट, पहाड़ों को छलनी करने को लेकर लूट, प्रकृति से खिलवाड़, जंगलों को छांटना, इन सब के आंकड़े जोड़ते चले जाइएगा। उस समय नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बने नहीं थे, ये तो गुजरात में थे। ये अलग बात है कि अरावली पहाड़ियों का कुछ हिस्सा गुजरात से होते हुए, राजस्थान होते हुए फिर आगे बढ़ता है और दिल्ली तक पहुंचता है, और उसमें हर राज्य के भीतर लूट होती चली गई। तमाम जगहों पर आज की तारीख में बीजेपी की सरकार है।
लेकिन जब हम जिक्र आपसे कर रहे हैं तो आंकड़ों के लिहाज से इस देश के भीतर जो भी अदालतों में मामले पहुंचे हैं, वो अदालतों में पहुंचने वाला मामला आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि उड़ीसा में जस्टिस एमबी शाह ने जो शाह कमीशन बैठी उसके फैसले हों, मध्य प्रदेश के भीतर सिर्फ जबलपुर के इलाके और सिरोहा के इलाके का ही जिक्र करें जहां 50,000 करोड़ का आंकड़ा पहले राउंड में रखा गया था, गोवा के भीतर पहले राउंड में 35,000 करोड़ का मामला रखा गया था, तमिलनाडु के भीतर जो नदियां हैं कावेरी, पलार, बेलार, पेनिमार, भवानी, ये जो पूरी रिवर बेड है इसमें जिस तरीके की लूट हुई, आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा नदी की लूट हुई, अरावली की पहाड़ियों को अभी रखिए दरकिनार क्योंकि यह आंकड़ा इस देश के भीतर लगभग 30 से 40 लाख करोड़ का है और इस देश में सरकारों के पास पैसा उस लूट का हिस्सा आता है या फिर उस लूट में जो सबसे प्रभावी व्यक्ति उस क्षेत्र का होता है वह वहां पर एमएलए हो जाता है, जैसे बेल्लारी में रेड्डी ब्रदर्स हो गए थे। एक बात और बताएं, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो उस यात्रा के मद्देनजर हम भी कोटा पहुंचे थे। उस वक्त गहलोत की सरकार हुआ करती थी। कोटा में जाकर पता चला कि वहां पर एक शख्स से मुलाकात हुई जो कि मकराना से आते थे। मकराना जी संगमरमर की पहचान लिए हुए एक बड़ा जबरदस्त मार्बल होता है और उसी व्यक्ति को जो एक पॉलिटिशियन के तौर पर कांग्रेस से भी जुड़ा था, उसके ताल्लुकात गहलोत से भी थे, उसने पूरी व्यवस्था की थी जो खान पान और उस इलाके का जो खर्चा होता है, क्योंकि खर्चा कोई दूसरा कैसे उठा सकता है। तो मकराना के मार्बल और इस दौर में जो मार्बल माइनिंग, फॉरेस्ट और जो लैंड ग्रैब होता है उसकी जो लूट है, उस लूट में कौन किसे कैसे छुए, इसीलिए यह सवाल इस दौर में सबसे बड़ा है कि चीफ जस्टिस रहे बीआर गवई ने जब यह फैसला दिया कि अरावली में जो 100 मीटर ऊंची पहाड़ी है उसे ही अरावली की श्रृंखला मानी जाएगी, तो हम और आप ये क्यों नहीं माने कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट भी उस राजनीतिक दबाव में रहता है जहां पर देश की राजनीति ही उस पैसे से चल रही हो, तो वो फैसला इस देश के पॉलिटिशियंस के हक में, इस देश के माइनिंग माफिया के हक में, इस देश के बिल्डर के हक में, इन जगहों पर काबिज होने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की जो पहल होती है उनके दबाव में, या बड़े पैसे वाले लोग जो होते हैं उनके दबाव में। और जब दबाव शब्द इतनी बार आ गया तो वो दबाव नहीं होता है, वो सिस्टम में तब्दील हो जाता है। इसीलिए अरावली की जमीन पर जो कुछ हो रहा है उसमें जाहिर है ये सवाल इस वक्त बड़ा है कि 550 किलोमीटर की रेंज तो राजस्थान में ही आती है कुल 692 किलोमीटर में से, और जयपुर हो, भरतपुर हो, अलवर हो, अजमेर हो, भीलवाड़ा हो, चित्तौड़गढ़ हो, प्रतापगढ़ हो, झुंझुनू हो, सीकर हो, नागौर हो, एक लंबी कतार है वो पाली, राजसमंद, सिहोरी, उदयपुर, डूंगरपुर तमाम जगहों से गुजरती है। और यह स्थिति आते आते यहां पर फरीदाबाद और गुड़गांव में खुलकर खेल नजर आने लग जाता है। माउंट आबू की पहाड़ियों पर घूमने जाइए, अब वहां पर हवा वैसी नहीं है जो एक वक्त थी, क्योंकि इस दौर में माउंट आबू भी उसी पहाड़ के छलनी होने से जो प्रभावित हुआ है, उसकी एवज की रकम जो बताई गई अदालतों के भीतर पेश की गई कि जो पैसा बिल्डर माफिया खनन पॉलिटिक्स में गया है वो तकरीबन 7.5 लाख करोड़ का इस पूरे रेंज में। अब क्या कहेंगे, ये सारे आंकड़े अदालतों में दर्ज हैं, अलग अलग राज्यों के भीतर दर्ज हैं। और इन राज्यों का जिक्र हम क्यों करें, हम तो जिक्र जब आपसे कर रहे थे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वहां की अदालतों में भी ये मामले पहुंचे हैं। और इन सारे आंकड़ों को जोड़ते चले जाइएगा तो ये बजट पर भारी इसलिए पड़ जाएंगे क्योंकि इनके आंकड़े हो सकता है 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाए। तो इस देश की इकोनॉमी चलती कैसे है, इस देश का पॉलिटिशियन किस पैसे पर अपनी राजनीति को करता है और उसके आश्रय चीजों को आगे बढ़ाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट अगर डेथ वारंट निकाल देता है अरावली को लेकर और दिल्ली की सांसें अगर फूलने लगती है, तो मैसेज सुप्रीम कोर्ट का है, मैसेज इस देश के वन विभाग का है, क्योंकि यह भी बड़ा रोचक मामला है कि इस देश के भीतर जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वह भी परखने की चीज है
कैसे रिपोर्ट के परिभाषा को बदल दिया जाए, मापदंड को बदल दिया जाए और इस देश के भीतर आज की तारीख में जो सबसे नजदीक की रिपोर्ट 2023 की है वो कहती है कि जो टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर है वो 25.17% वाली जमीन है, यानी लगभग 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर उसमें से 21.76% है, यानी 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसके बाद असल खेल है, जहां पर वो कहता है कि दरअसल जो ट्री कवर है वो सिर्फ 3.41% में है, यानी जहां पर पेड़ हैं वो सिर्फ 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो 25% से घिसकते घिसकते हम 3.41% पर आकर खड़े हो गए। यानी कितनी जमीन पर कैसे कब्जा हो रहा है। और अगर एक क्षण के लिए 2023 से पहले 2013 की रिपोर्ट आप देखेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे। इसलिए हैरत में आ जाएंगे क्योंकि सरकार का काम तो रिपोर्ट को सही बताना होता है। तो उस समय भी टोटल फॉरेस्ट जो था वो लगभग 26% ही था और आज भी 25.17% है। उस समय भी फॉरेस्ट कवर जो था वो 22% ही था, अभी भी 21.76% है। उस वक्त ट्री कवर एरिया जो था वह अभी तक 4 से 4.5% था, जो आज 3.41% है। फिर इस देश के भीतर जंगल साफ कैसे हो गए, इस देश के भीतर पहाड़ छलनी कैसे हो गए, इस देश के भीतर माइनिंग का खेल क्या हुआ। अब आपको माइनिंग शब्द आते ही आप छत्तीसगढ़ याद करेंगे। जो भूपेश बघेल जब वहां पर मुख्यमंत्री थे तो वह विरोध कर रहे थे कि वहां पर किसी भी हालत में अडानीज को माइन ना दिया जाए। उनकी कुर्सी गई, माइन सौंप दी गई और जो माइन सौंपी गई उस माइन का आंकड़ा भी हमारे रिपोर्टर्स ने निकाला, अपने तौर पर जानकारी दी कि ये जो परसा पेंट कोलेरी है जो तकरीबन 1,70,000 हेक्टेयर जमीन यानी लगभग 1700 स्क्वायर किलोमीटर में है, इसमें 170 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट का एरिया है वहां पर जंगल साफ किए जा रहे हैं। लेकिन अब दो बातें हमें लगता है ध्यान से सुन लीजिएगा। इस देश के भीतर तकरीबन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो पहाड़ों को छलनी करने वाला माफिया है, जो बिल्डर माफिया है, जो प्रोजेक्ट माफिया है, उसके तकरीबन अदालतों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 42 मामले पड़े हुए हैं। इन 42 मामलों का कुल आंकड़ा जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से रखा गया, अगर इसमें सिर्फ बेलारी को अलग कर दें जिसमें सजा हुई बकायदा, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए अलग भी कर दें तो भी यह आंकड़ा लगभग 39-40 लाख करोड़ के लगभग का आंकड़ा दर्ज है बकायदा। ये लाभ, ये मुनाफा, इतना नुकसान, प्रकृति से खिलवाड़, मिनरल्स की लूट, ये बकायदा आंकड़ा दर्ज है। ये पहला हिस्सा है। दूसरा बड़ा हिस्सा है कि जो 42 मामले हम जो आपसे कह रहे हैं जो अलग अलग अदालतों में पहुंचे हुए हैं, उन 42 मामलों में जो पॉलिटिशियंस के इन्वॉल्वमेंट है या वो मामले से जो कमाई के बाद जो पॉलिटिशियन बन गए, इनकी तादाद विधानसभा और लोकसभा तक, इसमें 6 लोग राज्यसभा भी पहुंचे हैं, लेकिन विधानसभा और राज्य लोकसभा में पहुंचने वालों की तादाद लगभग 92 है। 92 ऐसे विधायक और सांसद हैं जिनके ताल्लुकात इस पूरे माफिया नेक्सस से जुड़े हुए हैं। वो अक्रॉस द पार्टी हैं, अलग अलग पार्टियों के भी हैं। हमने जिक्र किया ही, एक वक्त हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी तब क्या हो रहा था अरावली में, जब गहलोत की सरकार थी तब क्या हो रहा था। उस समय अवहेलना लगती थी, कानून के साथ खिलवाड़ लगता था, लेकिन अब यह सिस्टम में तब्दील कर दिया गया। जैसे पर्यावरण मंत्रालय को कैबिनेट की बैठक में शामिल कर लिया गया, ठीक उसी तरीके से इसको विकास माना गया। इसीलिए आज राजस्थान में मुख्यमंत्री दौड़ रहे थे विकास के नाम पर और स्टूडेंट एनएसयूआई के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। अरावली का सीना छलनी हो रहा है और इससे मुश्किल हो जाएगा जिंदगी जीना। ये दो अलग अलग रास्ते हैं। तो पैसा हो गया, पॉलिटिशियन हो गया। तीसरा सवाल सीधे सीधे अदालतों से जुड़ा है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई का फैसला जाहिर तौर पर एक हैरानी वाला है, क्योंकि सबको पता है कि इस दौर में तकरीबन 100
मीटर की ऊंचाई वाले जो पहाड़ बचे हैं, उसको अगर सब जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 8.7% है, यानी पूरी अरावली श्रृंखला में 12,081 पहाड़ी आती है और 100 मीटर के ऊंचे 1,048 पहाड़ी है। तो इसको छोड़कर बाकी सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। तो इसीलिए इस दायरे के भीतर आप किसी को भी याद कर सकते हैं। चीफ जस्टिस रहे एमसी मेहता को याद कीजिए, गोदावरम को याद कीजिए, तमाम जगहों के अदालतों के फैसले को परखते चले जाइए और फिर यह कोशिश कीजिए क्या वाकई इस देश के भीतर इंस्टीट्यूशन से होते होते बात अदालतों को भी दायरे में ले चुकी है। और इस माफिया के नेक्सस से, जिसमें पॉलिटिशियन और सत्ता की भागीदारी होती है और पैसा अपरंपार होता है, पुलिस महकमा भी डरता है और इसकी पहचान कहीं दूसरी जगह नहीं, सटे हुए मध्य प्रदेश के भीतर नजर आती है, जहां पर बालू माफिया किसी को नहीं बख्शता है। पुलिस वालों की मौत हो जाती है, वो रौंदते हुए चले जाता है और उसका आंकड़ा लगभग 18 पुलिसकर्मी है जो मारे गए बालू माफियाओं के जरिए। कौन कहां पर कैसे खड़ा है इस देश के भीतर, एक ही सवाल आखिर में है। जब आपने इस देश में पुलिस बनाया, जब आपने इस देश में कानून बनाया, जब आपने इस देश में इंस्टीट्यूशंस बनाए जो जांचेंगे परखेंगे, कोई लूट ना हो, और होते होते इस देश में एक पार्लियामेंट बनी जो जनता के प्रतिनिधियों के आधार पर फैसला जनता के हितों का लेती है, तो नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक अगर जनता का हित नहीं, उस गद्दी पर बैठे हुए शख्स का हित मायने रखने लगे और हित आपस में टकराए नहीं तो इसके लिए एक नेक्सस बन जाए, तो जवाब देगा कौन? जवाब कोई नहीं देगा और सवाल भी कोई नहीं करेगा। और इस देश के भीतर यह एक तमाशे में तब्दील कर दिया गया हिस्सा है जिसमें लोगों के लिए जीना दुर्भर हो जाए और लूट सत्ता गिराने और बनाने में लगती चली जाए। यह है इस देश का हिसाब किताब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।